हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकेश त्रिपाठी है और आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन विवाद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो लगता है कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है तो उनको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये करंट का न्यूज़ है तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना पॉसिबल 100% होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव, पोल्टावा, लवीव या चार्नोबिल? तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव। यूक्रेन की बात करें तो ये पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी जो सीमा है पूर्व में रूस और उत्तर में बेलारूस से लगती है, पोलैंड स्लोवाकिया से लगती है, पश्चिम में हंगरी और दक्षिण पश्चिम में रोमानिया से लगती है और साथ में मोल्दोवा से। इसके दक्षिण में काला सागर है और अजोव सागर स्थित है। देश की राजधानी होने के साथ साथ ये यूक्रेन का सबसे बड़ा नगर भी है। यूक्रेन का जो आधुनिक इतिहास है वो 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब यह कीवियन रूस के नाम से जाना जाता था। परंतु 12वीं शताब्दी में यह महान उत्तरी लड़ाई के बाद क्षेत्रीय शक्तिशालियों में विभाजित हो गया था और 19वीं शताब्दी में इसका बड़ा भाग रूसी साम्राज्य का और बाकी का भाग ऑस्ट्रो हंगेरियन नियंत्रण में आ गया था। बीच में कुछ वर्षों में उथल पुथल के पश्चात 1922 में सोवियत संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक बना और 1945 में यूक्रेनियाई एसएसआर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है के सह संस्थापक सदस्य बना और सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश बन गया था। खालिस्तान में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था? 1995, 1991, 1985 या 1993? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1991। अब बात करते हैं इसके बारे में कि आखिरकार ये आजाद हुआ कब, है ना। देखो, यूक्रेन जो है यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आजाद हुआ था। उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे। इसमें ज्यादातर यूक्रेन के थे और यूक्रेन की सीमाएं जो है वो उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस से, उत्तर पश्चिम में बेलारूस से, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया और दक्षिण पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती है। आप देख सकते हो ये वाला जो भूभाग है ये रूस का है और ये जो है ये इस वाले पोर्शन में ये जो है यूक्रेन है। गलत विकल्प का चयन करना है तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि 2014 में रूस ने यूक्रेन के जो हिस्सा रहा क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था, है ना। इसको अपने नियंत्रण में ले लिया था। क्रीमिया वह प्रायद्वीपी है जो 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे के रूप में दिया था। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने रोमानिया में की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब सी कैसे होगा? देखो, यहां हम बात कर रहे हैं 2015 की। अब 2015 में क्या हुआ था, गौर कीजिएगा कि फ्रांस और जर्मनी ने रोमानिया में नहीं बल्कि बेलारूस की राजधानी, किसकी? बेलारूस की राजधानी जिसका नाम है मिन्स्क, है ना, वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराया था। 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। क्रीमिया वह प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप मतलब आप जानते होंगे कि वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप ही कहते हैं। अब यहाँ पर 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को इसे तोहफे के रूप में दिया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद फैल गया, तनाव फैल गया और 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराया था और इसके बाद यहां शांति व्यवस्था फैली हुई थी। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति कुछ और है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा यूक्रेन के अंडर में आता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात हो जाती है, ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, ये दरअसल क्रीमिया का है जो 1954 में, कब? 1954 में इसे तोहफे के रूप में दिया गया था। लेकिन 2015 में यहाँ पर मिन्स्क में जो कि बेलारूस की राजधानी, वहां पर जर्मनी और फ्रांस के सहयोग से एक क्रीमिया विवाद को लेकर के दोनों के बीच समझौता हुआ था। लेकिन ये जो विवाद है 2014 से कंटिन्यू अभी तक चल रहा है और ये आप देख रहे हो ये रसिया है, ये यूक्रेन वाला पोर्शन है। आगे बढ़ते हैं। नाटो में कुल देशों की संख्या कितनी है? 32, 28, 29 या फिर 30, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये यहाँ पर 30 हो जाएगा। नाटो में कितने देश है? तो टोटल हो जाएंगे
30। अब नाटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज। देखो यहां पर हम इसका सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, है ना। 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि करंट का न्यूज है, जाहिर से यहां से क्वेश्चन आने का 100% चांस है। तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, 12 संस्थापक सदस्यों के साथ वाशिंगटन में हुआ था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। 2017-2020 में क्रमशः मोंटेग्रेओ और उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया था। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। गंतव्य है कि यह नाटो का अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर ली जाती है और नाटो के सदस्य देशों में कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। और नाटो का क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि अभी विवाद छिड़ा हुआ था कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होने वाला है, जिससे यूक्रेन को फायदा तो होगा लेकिन यहाँ रसिया को कुछ ना कुछ घाटा होगा। इसीलिए इसको देखते हुए यहाँ पर नाटो देशों को लेकर के बवाल हुआ था। और यूक्रेन, ध्यान रखिएगा, अभी नाटो देश का सदस्य नहीं है। नाटो में साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई देश उनके राज्य पर या उनके स्टेट पर कब्जा करेगा तो वो 30 के 30 देश वो उनको अपना समझकर उस विरुद्ध जो देश होगा जो कब्जा किया होगा उनके विरुद्ध लड़ाई छेड़ देंगे, लड़ाई कर देंगे। फॉर द एग्जांपल, अगर मान लो फ्रांस जो है नाटो का सदस्य देश है, फ्रांस के ऊपर अगर कोई दूसरा कंट्री उसके पर अटैक करेगा तो फ्रांस सहित जो 30 सदस्य नाटो के वो सभी भी उस देश के साथ आक्रमण करेंगे, उस देश के साथ युद्ध करेंगे। तो ये उनका पूरा सिद्धांत है जो आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। 12 संस्थापक सदस्यों के साथ बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और वर्तमान में 30 देश हैं। आगे बढ़ते हैं। और उत्तरी मैसेडोनिया इसका आखिरी सदस्य है, याद रखिएगा। रूस किसे यूक्रेन का नया राष्ट्रपति बनाना चाहता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो यहां पर हम बात करेंगे। देखो, पहला ऑप्शन है विक्टर यानुकोविच, विक्टर यूशचेंको, वोलोडिमीर जेलेंस्की या उपरोक्त सभी। तो रूस जो है वो विक्टर यानुकोविच को अपना क्या बनाना चाहता है? राष्ट्रपति बनाना चाहता है। कहां का? तो यहां पर हो जाएगा यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहता है। और अभी वर्तमान में कौन है? तो ये है, कौन है? जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, लेकिन रूस जो है वो अपना राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को बनाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस कितनी देशों के साथ सीमा साझा करता है? 14, 15, 13 या फिर 18? तो जो रूस है वो टोटल 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा देश है? देखो, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, है ना। फिर उसके बाद यहां हो जाएगा लिथुआनिया, पोलैंड, है ना। कई सारे देश हैं। पोलैंड के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। तो आप देख सकते हैं ये कौन है? ये रूस वाला इलाका है। और रूस की अगर हम बात करते हैं तो ये कजाकिस्तान है। ये पूरा का पूरा, है ना, मंगोलिया, चीन, इनसे घिरा हुआ है। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो टोटल कितने देशों के साथ सीमा लगता है? 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा देश है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है। रूस ने यूक्रेन को किन 2 शहरों को मान्यता दी है ना? डोनेत्स्क, कीव, लुहांस्क या ए और सी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, है ना। देखो, यूक्रेन ने क्या किया है कि जब उसने यहाँ पर युद्ध छिड़ हुआ था, यानी रसिया और यूक्रेन के बीच, तो रूस ने यूक्रेन के 2 बड़े शहरों को, ये आप देख सकते हैं, ये डोनेत्स्क है, ये लुहांस्क है, इन दोनों पर कब्जा कर लिया था, है ना। और यहाँ पर इनको क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। इसको स्वतंत्र कर दिया और इसको स्वतंत्र कर दिया। तो यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ ये लिखा है कि इनका पश्चिमी देशों के साथ
तनाव हुआ था, किसका? रूस का है ही, आप जानते हो। एक बार फिर दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसी को देखते हुए रूस ने क्या किया था कि पूर्वी यूक्रेन के साथ डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया था। अलगाववादियों के नियंत्रण में था ये दोनों नगर और जिसका सभी देशों ने विरोध किया और इन सब के बीच अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो राजनीतिक समाधान के लिए तैयार हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये डोनेस्क है, ये लुहांस्क है, इन दोनों पर जो है इनको रसिया के द्वारा स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन, विक्टर यानुकोविच, विक्टर याशुचेंको या व्लादिमीर जेलेंस्की। तो ये जो है व्लादिमीर पुतिन है, आप जानते हैं ये 1998 से लगातार रूस के राष्ट्रपति हैं और अभी इन्होंने एक जारी किया था प्रस्ताव जिसके तहत 2036 तक ये रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। कहां के राष्ट्रपति रहेंगे? रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। कौन? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के बारे में जान लेते हैं। तो इनके बारे में एक रोचक तथ्य ये है, देखो, पुतिन ने 16 साल तक सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था केजीबी के अधिकारी के रूप में कार्य किया है, जहां वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत थे। 1991 में सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने अपने पैतृक शहर सेंट पीटर्सबर्ग से राजनीति में कदम रखा। 1996 में मॉस्को में राष्ट्रपति बोरिस याल्त्सिन के प्रशासन में शामिल हो गए और याल्त्सिन ने अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा देने के कारण 31 दिसंबर 1999 को रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। कौन? व्लादिमीर पुतिन। और 2008 में दिमित्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और प्रधानमंत्री के रूप में पुतिन को नियुक्त किया था। किसने? दिमित्री मेदवेदेव। और सितंबर 2011 में कानून में बदलाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि 4 साल से बढ़ाकर के 6 साल हो गई, है ना। पहले 4 साल था, जिससे बढ़ाकर कितने साल कर दी गई? 6 साल कर दी गई। और ये जो है जब 2018 में चुनाव हुआ था तो व्लादिमीर पुतिन को 76% वोट हासिल हुआ था और ये अभी तक कहां के? रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। किसका है? बताओ। गेहूं, चावल, ज्वार या फिर मक्का? तो जो रूस है वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? गेहूं। रूस यूक्रेन संकट से भारत के वैश्विक बाजारों में अधिक गेहूं निर्यात करने का मौका मिल सकता है। देखो, भारत में भी बहुत बड़ी तादाद पर गेहूं होता है, रूस में भी बहुत बड़ी तादाद पर गेहूं होता है। अगर रूस में गेहूं को लेकर के जब वो किसी देश को निर्यात नहीं करेगा, क्योंकि अभी हाल ही में युद्ध का माहौल है, तो भारत के लिए एडवांटेज वाली बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत भी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इससे क्या होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा भारत को। सूत्रों ने कहा कि घरेलू निर्यातकों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और भारत को केंद्रीय पुल 24.2 मिलियन टन है, जो बफर और रणनीतिक जरूरतों से 2 गुना है। दुनिया के गेहूं के निर्यातक का 1/4 से अधिक रूस और यूक्रेन से आता है। रूस गेहूं का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में 18% से अधिक योगदान है। 2019 में रूस और यूक्रेन ने मिलकर दुनिया की 1/4 यानी लगभग 25.4%, समझ रहे हो, अधिक गेहूं का निर्यात किया था। सूत्रों ने कहा है कि मिस्र, तुर्की और बांग्लादेश ने रूस के आधे से ज्यादा गेहूं खरीदा है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की सीमा कुल देशों के साथ लगती है 7, 8, 9 या फिर 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 देशों के साथ। अब वो 7 देश कौन कौन है? देखो, सबसे पहली बात ये आप देख सकते हैं, ये यूक्रेन वाला इलाका है, ये पोलैंड। तो एक हो गया आपका पोलैंड। पोलैंड के बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं बेलारूस की, है ना। ये स्लोवाकिया है, ये हंगरी है, ये रोमानिया है, ये मोल्डोवा है और ये आपका रसिया है। तो टोटल ऐसे 7 देश है जिनके साथ सीमा साझा करती है। और इसको विवाद लेकर ये वाले हिस्से को, क्योंकि ये जो है वो क्रीमिया वाला पोर्शन है और इसी को लेकर के अभी हाल ही में विवाद हुआ था। तो आप जान सकते हैं कि जो यूक्रेन है 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन? रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, है ना, रोमानिया, मोल्डोवा और इधर रसिया के साथ। तो एक चीज और नोट करने वाली बात है, ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है काला सागर, है ना। काला सागर के साथ इसकी दक्षिण की सीमा साझा होती है ना। बाकी आप ये क्रोमिया वाला हिस्सा देख सकते हैं, क्रीमिया, जहां रूस का कब्जा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। रूस की मुद्रा का नाम है रूबेल, येन, यूक्रेनियाई, रिविंडी या टका। तो रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबेल। और यहां पर आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन हम बात करते हैं। तो सबसे पहले रूबेल किसकी मुद्रा का नाम है? रूस। एन किसकी मुद्रा का नाम है? जापान,
है ना। यूक्रेनियाई रिविन किसकी मुद्रा का नाम है? यूक्रेन। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है टाका जो है वो किसकी है? ये है बांग्लादेश, है ना। याद रखिएगा करेंसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जाहिर सी बात है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिफ्ट का फुल फॉर्म बताइए। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर कंट्री इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अब इसको लाने का मेन पर्पस इसलिए है क्योंकि आप जानते होंगे कि वर्तमान कंडीशन में अमेरिका और जो यूरोपीय कंट्री हैं उनके द्वारा रशिया पर बैंकों का जो था उन पर बैन लगा दिया गया। स्विफ्ट जो बैंक था उनके द्वारा बैंक लगा दिया गया, जो बैन यानी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब इसके बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन समझते हैं। देखो जिस तरह से हम भारत में पैसों का आदान प्रदान करने के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम विदेश से पैसे मंगवाते हैं या भेजते हैं तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, है ना। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किसी भी बैंक और ब्रांच की पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घरेलू ट्रांजैक्शन करते हैं IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि IFSC कोड और स्विफ्ट कोड एक ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्विफ्ट कोड और IFSC कोड एक दूसरे से एकदम अलग है। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेशनल बैंकिंग में होता है, जबकि IFSC कोड का इस्तेमाल घरेलू यानी होम बैंकिंग में होता है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण रूसी साम्राज्य से सोवियत संघ का निर्माण हुआ था? 1917 की रूसी क्रांति, ब्लोशविक पार्टी का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लोशविक पार्टी यानी बी इज द राइट आंसर। जब सोवियत संघ की स्थापना हुई थी तो यह कितने गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था? 10, 12, 13 या फिर 15? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। USSR के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, माइकल केनिन या अलेक्जेंडर चेक्रेकोव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। क्या हो जाएगा? व्लादिमीर लेनिन। ए इज द राइट आंसर, है ना, व्लादिमीर लेनिन। भारत की यूक्रेन के वतन वापसी के लिए ऑपरेशन चलाया गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन कयामत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन राहत या ऑपरेशन सहायता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। इसके बारे में बात करते हैं कि यह उन सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन है जो वर्तमान में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में छात्रों समेत करीब 20,000 भारतीय फंसे हैं। अब तक एयर इंडिया की 3 उड़ानों द्वारा यूक्रेन में 900 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है। भारतीय निकासी उड़ानें रोमानिया और हंगरी जैसे पड़ोसी देशों से संचालित हो रही हैं। भारत सरकार द्वारा रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया की सीमाओं में फंसे भारतीयों को निकलवाने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। तो ये भारत के लिए गौरव की बात है ना। ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन गंगा के तहत कितने केंद्रीय मंत्री जो है विदेश भेजे गए हैं? 2, 4, 5 या फिर 7? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। तो कौन कौन से याद रखिएगा? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को, है ना, कहां भेजा गया? हंगरी भेजा गया। किरण रिजिजू को स्लोवाकिया भेजा गया। हरदीप सिंह पुरी को रोमानिया भेजा गया। जनरल VK सिंह को पोलैंड भेजा गया। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मंत्रियों को भेजा गया है ना। तो याद रखिएगा कितने मंत्रियों को भेजा गया? 4 मंत्रियों को भेजा गया है। सबसे पहले किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना, हरदीप सिंह पुरी और जनरल VK सिंह, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 4 मंत्रियों को भेजा गया है। तो यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। ये किरण रिजिजू, तो ये कंप्लीट, है ना। तो ये जो है आपके एग्जाम के लिए मैंने सारे क्वेश्चन कवर करा दिए जो कि करंट के नजरिए से बेहद इंपॉर्टेंट थे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।